बच्चों, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे इसे पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो बहुत सारे परिवर्तनों के कारण हुआ। यही उन्हीं परिवर्तनों को आज हम यहाँ देखेंगे कि वो कौन कौन से परिवर्तन थे या क्या कारण थे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आते हैं पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। ये जो पहला कारण था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का, उसमें 16वीं शताब्दी तक पूरा यूरोप सामंती व्यवस्था लागू होने से त्रस्त हो चुका था। इस समय रूढ़िवादियों का बहुत जोर था। चर्च की अपनी राजनीतिक व्यवस्था थी। बच्चों, हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था कि फ्रांस में जो चर्च होते थे उसकी अपनी सरकार होती थी और वह राज्य से अलग टैक्स या कर वसूलते थे। इन सब दुष्प्रभावों का मानव जीवन पर जो है दुष्प्रभावों से मानव जीवन बहुत कठिन हो गया था। बच्चों, मनुष्य चूँकि एक विचारशील प्राणी है तो उसने इस सामंतवाद और चर्च के बंधनों से मुक्त होने का वो उपाय सोचने लगा कि हम इनसे कैसे मुक्त हों। हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये भी पढ़ा था बच्चों कि तुर्कों की कुस्तुनतोनिया पर जब वो विजय कर लेते हैं तो वहाँ के कुछ दार्शनिक व विचारक भागकर इटली में आकर शरण ले लेते हैं, जहाँ पर इन विद्वानों को भरपूर संरक्षण प्राप्त होता है। और इसी बौद्धिक वर्ग ने बाद में वहाँ धर्मवाद के स्थान पर मानववाद का प्रचार किया, क्योंकि ये विचारक और दार्शनिक थे। इन्होंने किताबें लिखी, अपने विचारों को इन किताबों के माध्यम से लोगों तक घर घर पहुँचाया, जिससे यूरोप में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यही परिवर्तन यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। जो इसका सेकंड पॉइंट है व्यापारिक पुनरुत्थान एवं भौगोलिक खोजें। बच्चों, उस समय नाविकों द्वारा नए नए समुद्री मार्ग की खोज हो रही थी, जिससे पूरे यूरोप में एक अप्रत्याशित क्रांति आ गई थी। इन नए नए मार्गों के खोज से अब एक देश से दूसरे देश में जाना, उनकी सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का अवसर प्राप्त हुआ और वे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना भी आसान हो गया। आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ। इस प्रकार नवीन भौगोलिक खोजों से यूरोपवासी अनेक उन्नत प्राचीन सभ्यताओं के संपर्क में भी आए, जिससे यूरोप में नवीन विचारधारा का उदय हुआ, जो कि राष्ट्रवाद के उदय में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा है बच्चों फ्रांस की क्रांति। हम लोग जानते हैं बच्चों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई ये जो फ्रांस की क्रांति थी, उसने इसे विश्व की एक महानतम घटना माना जाता है। हम लोगों ने पहले भी बहुत देखा बच्चों कि राष्ट्रवाद की शुरुआत इसी क्रांति के बाद से माना जाता है। इस क्रांति के समय फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय थी, जिस कारण देश में असंतोष तथा अराजकता का वातावरण फैला हुआ था और इसी वातावरण ने शीघ्र ही यूरोप में क्रांति का रूप ले लिया। यह क्रांति एक ऐसी घटना थी जिसने अपने साथ अनेक बुराइयों को भी समाप्त कर दिया। जब ये क्रांति हुई तो फ्रांस में जो बहुत सारी बुराइयां थीं वे भी समाप्त हो गईं और इस क्रांति ने यूरोप में राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति को भी जन्म दिया। इस क्रांति ने पुरातन व्यवस्था का अंत कर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया और इसी से प्रेरित होकर जर्मनी, इटली, पोलैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। हमारा चौथा पॉइंट है नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार।
हम लोगों ने नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार बच्चों फ्रांसीसी क्रांति में बहुत डिटेल में पढ़ा है, और मैं आपसे बार बार हर वीडियो में ये कह रही हूँ कि 9th के जो फर्स्ट लेसन है फ्रांसीसी क्रांति, उसे पढ़े बिना हम इस लेसन को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस लेसन को, अगर बुक है तो एक बार पढ़ लीजिए, वरना यूट्यूब पे जा कर के आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार क्या थे? हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि नेपोलियन हम लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़ा तानाशाह था, इसलिए उसको डिक्टेटर के नाम से ही हम लोग जानते हैं। उसकी डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा थी नेपोलियन की। लेकिन उसने जब वो फ्रांस का वो पहले सेनापति था, फिर उसने अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया, और उसके बाद उसने फ्रांस में बहुत सारे बदलाव किए। उसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, और 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे लोग नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं, उसने क्या क्या किया? उसने सबसे पहला जो और सबसे अच्छा काम किया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। ये विशेष अधिकार कौन से थे बच्चों? हम सभी जानते हैं। ये विशेष अधिकार था कि ये जो कुलीन वर्ग था वो कर नहीं देना पड़ता था उस वर्ग को। और बच्चों, नेपोलियन ने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से भी मुक्ति दिला दी। नेपोलियन के शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुधारा गया। नेपोलियन के विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रव्यापी युद्धों का भी राष्ट्रवाद के उदय में विशेष योगदान है। बच्चों, नेपोलियन जिसने फ्रांस की दशा बदल कर रख दी थी, अब यूरोप के उन देशों जहां तानाशाही राजतंत्र था, वे भी फ्रांस जैसी शासन व्यवस्था चाहते थे। आइए बच्चों, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब फ्रांस में प्रजातंत्र स्थापित हो गया, तो मध्य यूरोप के वे देश जो तानाशाही राजतंत्र से ऊब चुके थे, वे उम्मीद की नज़रों से फ्रांस की ओर देखने लगे। फ्रांस ने भी उन्हें यकीन दिलाया कि वे उनके यहाँ राजतंत्र समाप्त करने में और फ्रांस जैसी शासन व्यवस्था लाने में उनकी मदद करेंगे, और फ्रांस ने ऐसा किया भी। उसने अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ यहाँ भेजी, जिन्होंने उन देशों से राजतंत्र हटाकर प्रजातंत्र स्थापित किया। इन टुकड़ियों में एक टुकड़ी का नेतृत्व नेपोलियन ने भी किया था। पहले तो इन देशों को लगा कि फ्रांस उनकी भलाई चाहता है, परंतु बहुत जल्द उन्हें यह आभास होने लगा कि फ्रांस उन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। अतः उन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ किया, और यहीं से उनमें राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब बच्चों, आपका आता है बौद्धिक क्रांति। 18वीं सदी की बौद्धिक क्रांति से भी राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। इस काल में चिंतन का केंद्र मनुष्य ही था। मानववादी होने के कारण जो चिंतनकर्ताओं ने मानव की गरिमा, उसके अधिकारों एवं आदर्शों को प्राथमिकता दी। ये जो बौद्धिक क्रांति हुई, इसे उत्पन्न करने का जो मुख्य श्रेय जाता है रूसो को, मॉन्टेस्क्यू तथा वोल्टेयर जैसे महान दार्शनिकों। इन्हीं में बच्चों दिद्रो एवं क्वेसेन जैसे महान लेखक भी थे। इनके विचारों का इतना प्रभाव पड़ा जनता पर कि जनता में राष्ट्रवाद की भावना उदय होने लगी। अब एक लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, छठा पॉइंट, औद्योगिक क्रांति। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण पूंजीवाद का उद्भव हुआ। पूंजीवाद के विकास से यूरोपीय साम्राज्यवाद में बदलाव आया और अंततः राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ। बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत तो बच्चों यहाँ राष्ट्रवाद का विकास हम देखेंगे कि कैसे हुआ थोड़ा सा।
तो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत थी वो फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हो गई थी। लेकिन 1789 ये सन था फ्रांसीसी क्रांति का। हम जानते हैं कि इस समय फ्रांस 3 वर्गों में विभक्त था। और बच्चों, ये क्रांति क्यों हुई थी? यहाँ का जो तीसरा वर्ग था उसकी अनदेखी की गई थी फ्रांस में, और जिसके फलस्वरूप फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और वहाँ से राजतंत्र हटा के जो है प्रजातंत्र स्थापित हुआ था। वैसे भी बच्चों, जब तृतीय वर्ग जो था वो फ्रांस की कुल जनसंख्या का 95% था, इसीलिए वहाँ पे ये क्रांति सफल रही। फ्रांस की क्रांति के पश्चात नेपोलियन के उदय ने भी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। उसके प्रशासनिक सुधारों ने राज्यों को एकीकृत करके राष्ट्रीय भावना को मजबूती प्रदान की। और बच्चों, चूँकि उसका शासन का जो स्वरूप था वो फ्रांसीसी था, अतः स्पेन से शुरू होकर यूरोप के अन्य देशों में फ्रांसीसी अथवा विदेशी शासन के प्रतिरोध में राष्ट्रवाद की भावना फैली। आज बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेसन को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण उत्तरदायी थे या जो परिवर्तन उत्तरदायी थे उसे बताऊंगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, अब लास्ट में एक आपके लिए होमवर्क है, उसे आप नोट कर लीजिए। एक प्रश्न है जो आपने आज पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए बस आज इतना ही समाप्त करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।